नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आप सभी का डागुर्स ऐप पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे एशिया महाद्वीप की झीलों को लेकर। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने नंबर 1 पर जो झील देखी थी उस झील का नाम था दोस्तों कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील के बारे में हमने अध्ययन किया था। इससे बाद दूसरे नंबर पर हमने एक झील और पढ़ी थी जिसका नाम था मित्रों बेकाल झील। बेकाल झील के बारे में हमने अध्ययन किया था। तीसरे नंबर पर जो झील आती है उस झील को लेकर हम बात करें तो उस झील का नाम हमने पढ़ा था वॉन झील। वॉन झील। और दोस्तों आज हम पढ़ते हैं नंबर 4 पर एक झील और पढ़ने को मिलती है और इस झील का नाम है मित्रों मृत सागर। मृत सागर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इस मृत सागर को लेकर तो हमें मृत सागर के बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहली हम बात करते हैं तो वो सुनिएगा। तो हमारे लिए मृत सागर के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मृत सागर आपके स्थित कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा मृत सागर का संबंध दो देशों की सीमा से है। पहले नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम हम जानना चाहें तो उस देश का नाम है इजराइल। तो आप कह सकते हो इजराइल प्लस एक और देश है जिसका नाम है जॉर्डन। तो आप कह सकते हो मृत सागर इजराइल व जॉर्डन की आपकी सीमा पर स्थित है। पहला क्वेश्चन। दूसरा हम क्वेश्चन जानना चाहें तो दूसरा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है मित्रों, और इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं तो आप सुनिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि ये जो मृत सागर है इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रकृति जो है वह भी आपके कैसी देखने को मिलती है, लवणीय। अर्थात आप कह सकते हो यह खारे पानी की क्या है मित्रों, झील है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसको लेकर फिर महत्वपूर्ण बनता है और क्वेश्चन बनता है कि ये जो मृत सागर है दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन बनता है विश्व की दूसरी सबसे खारी झील। सबसे खारी झील। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि विश्व की सबसे खारी झील, और अब आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है विश्व की दूसरी सबसे खारी झील। तो विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, इसको लेकर अगर आप बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि अगर ये खारी है तो हम जानना चाहेंगे इस झील की लवणता को लेकर बात करना चाहेंगे। और मित्रों हमें बताया जाता है इस झील की लवणता या आप कह सकते हैं NaCl की मात्रा, लवणता या NaCl की मात्रा इसमें कितनी देखने को मिलती है। तो मित्रों इस झील के अंदर जो लवणता व NaCl की मात्रा देखने को मिलती है वह देखने को मिलती है 238 प्रति 1000 ग्राम इसके अंदर लवणता देखने को मिलती है। जबकि विश्व की सबसे जो खारी झील पड़ी थी हमने वॉन झील, वॉन झील के अंदर हम लवणता की जब बात कर रहे थे तो हमें देखने को मिला था 330 प्रति 1000 ग्राम यहां पर लवणता देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हुई आपके 4 झीलें। अब हम जरा बात करें नेक्स्ट झील को लेकर तो आपके पास 5 नंबर पर जो झील आती है उस झील को लेकर आप बात करते हैं तो 5 नंबर की झील का नाम है लेक कराचे। लेक कराचे। और लेक कराचे को लेकर आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है इसकी लोकेशन व इसकी स्थिति को लेकर। और मित्रों इसकी स्थिति को लेकर जो क्वेश्चन बनता है कि यह स्थित कहां पर है तो आप बता सकते हैं इसका जो संबंध है वह आपको देखने को मिलता है एशियाई रूस में, कि यह स्थित है एशियाई रूस में। और इसको लेकर हमारा एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। क्वेश्चन बनता है कि यह जो झील है
यह आपके विश्व की सबसे प्रदूषित झील है, कि विश्व की सबसे, अगर हम बात करते हैं प्रदूषित झील को लेकर, तो विश्व की सबसे प्रदूषित झील का अगर कोई है तो वो कौन सी है? लेक कराची। हमने जानना चाहा कि आपके प्रदूषित है, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन ये पता होना अति आवश्यक है कि साहब ये प्रदूषित क्यों हुई। अर्थात आपका क्वेश्चन बनता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है प्रदूषण का कारण, कि क्या कारण ऐसा रहा जिसके कारण यह झील क्या हो गई? प्रदूषित हो गई। और प्रदूषण के कारण में बताया जाता है दो चीजें, एक तो आपके बताया जाता है जहरीले रसायन, और दूसरा बताया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। दूसरा बताया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि इस झील के अंदर जो जल आता है मित्रों, वह जल आपके औद्योगिक क्षेत्रों से निकल कर आता है, और इन औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो जल होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के आपके रसायन होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और जहरीले रसायन का निर्माण करते हैं। दूसरा साथ ही साथ कि इस झील में आने वाला जो जल होता है उसके अंदर औद्योगिकों से निकला हुआ वेस्ट जो होता है, कच्चा पदार्थ जो होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कण होते हैं, वो भी आपके डिजोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, और वो बहते हुए इस झील में आते हैं, जो इस झील को सबसे प्रदूषित बनाने का कार्य करते हैं। तो ये हुई हमारे पास सामने साहब 5 झीलें। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट झील के बारे में हम बात करें तो आप सुनिएगा, 6 नंबर पर जो झील हमें देखने को मिलती है उस झील का नाम पढ़ने को मिलता है बालकस झील। बालकस झील। अगर हम बात करते हैं इस बालकस झील को लेकर, तो आपको देखने को मिलता है बालकस झील के बारे में क्वेश्चन, वो सुनिएगा। सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन जो बनता है बालकस झील को लेकर, वो इसकी लोकेशन को लेकर बनता है कि बालकस झील स्थित कहां पर है। तो हमें बताया जाता है कि बालकस झील जो है वह आपके एक देश से संबंधित है, और उस देश का नाम अगर हम जानना चाहें, उस देश का नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश के अंदर आपको बालकस झील देखने को मिलती है। और दूसरा क्वेश्चन इसको लेकर आपको याद रखना है, इस झील की अगर आप आकृति जानना चाहें तो आपके इस बालकस झील की आकृति बताई जाती है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार इस झील की आकृति बताई जाती है, यह कहलाती है आपके बालकस झील। मित्रों इससे और आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पर हम बात करें तो 7 नंबर पर हमें एक झील और देखने को मिलती है, और उस झील को लेकर बात करें तो उस झील का नाम आप जानते हैं, झील का नाम है अरल सागर। अरल सागर। अरल सागर के रूप में आपको एक नेक्स्ट झील देखने को मिलती है, और अरल सागर के बारे में एग्जाम का क्वेश्चन सबसे पहले इसकी स्थिति को लेकर बनता है कि ये कहां पर लोकेट है। तो इस झील का संबंध भी आपके ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने मृत सागर को 2 देशों की सीमा पर पढ़ा था, वैसे ही आपके अरल सागर का संबंध भी 2 देशों से देखने को मिलता है। एक देश का नाम अगर आप जानना चाहें तो एक देश का नाम तो है उज्बेकिस्तान, और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम जानना चाहें तो उस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। कि तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर यह आपको झील देखने को मिलती है। और इस झील को लेकर क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि ये जो अरल सागर है इसको जल की प्राप्ति, आपके अरल सागर को जल की प्राप्ति आपके किस झील से देखने को मिलती है। तो अरल सागर को जल की जो प्राप्ति होती है वो 2 नदियों के माध्यम से होती है। एक का नाम तो है आपके सिर या सर दरिया नदी, और मित्रों दूसरे का नाम आप जानना चाहें तो दूसरे का नाम है आमू दरिया नदी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि आपके अरल सागर को जल की प्राप्ति
किन दो जलधाराओं के माध्यम से प्राप्त होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए सरदरिया व आमू दरिया नामक जलधाराओं से आपको जल की प्राप्ति होती है। मित्रों और आगे चलते हैं। तो ये तो थी हमारे सामने 7 महत्वपूर्ण झीलें जो एशिया महाद्वीप से संबंध रखती है। अब हम बात करना चाहेंगे एशिया महाद्वीप से संबंध रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपनामों के बारे में, कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलते हैं कुछ उपनाम। तो हमें आपके कुछ देखने को मिलते हैं उपनाम। और दोस्तों अगर उपनामों को लेकर हम बात करें तो उपनामों के बारे में एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में उपनामों का। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके कि महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप आपके किसे कहा जाता है? तो मित्रों महाद्वीपों का महाद्वीप जो है वह आपके कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। हमने जानने का प्रयास किया कि इसे महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो मित्रों पता चलता है एशिया महाद्वीप जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी नंबर 1 स्थान पर रहता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, तथा साथ ही साथ हम कह सकते हैं अगर जनसंख्या की बात आती है तो जनसंख्या में भी यह अपना प्रथम स्थान रखता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलने के कारण इसे एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमें पढ़ने को मिलता है वो सुनिएगा साहब। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके विभिन्न मानव सभ्यताओं की जन्म स्थली। क्वेश्चन सुनिएगा, विभिन्न मानव सभ्यताओं की जन्म स्थली के नाम से किसे जाना जाता है? तो भी मित्रों आपके इसी का आंसर आता है एशिया, कि विभिन्न मानव सभ्यताओं की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को माना जाता है। और क्यों माना जाता है वो सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो आपको एग्जाम में कई बार और पढ़ने को मिलता है, कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है मित्रों कि मानव की, हमसे पूछा जाता है जन्म स्थली, कि मित्रों मानव की जन्म स्थली को लेकर क्वेश्चन आता है, कि हमसे पूछा जाता है कि मानव की जन्म स्थली किसे कहा जाता है। और मानव की जन्म स्थली को लेकर बात आ जाए तो आपको याद रखना है मानव की जन्म स्थली आपके कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा और मैं आपको इसको समझाता हूं, दोनों में अंतर समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। इससे तात्पर्य है कि मानव की उत्पत्ति का सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है वह आपको अफ्रीका महाद्वीप से देखने को मिलता है। अर्थात आप कह सकते हो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति का प्रमाण मिला, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जन्म स्थली कह दिया गया। अब उस अफ्रीका से बाहर निकलकर मानव आपके बाहर निकलता है और जीवन जीने का तरीका सीखता है, और जीवन जीने के तरीके को उसकी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसके प्राचीन समय के विकास को जाना जाता है। और इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विभिन्न मानव सभ्यताओं की जन्म स्थली अगर पूछता है, मानव सभ्यताओं की जन्म स्थली पूछता है, तो आंसर फिर मित्रों क्या जाता है? एशिया महाद्वीप आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों, हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले आपको एक एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आता है ज्वालामुखियों का देश। ज्वालामुखियों का देश, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा
भूकंपों का देश, भूकंपों का देश। तीसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको, निप्पन का देश। और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश। पहले इन क्वेश्चनों को लेकर बात करते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को लेकर बात करें तो ज्वालामुखियों के देश को लेकर बात आती है। तो मित्रों, ज्वालामुखियों का जो देश है उसके बारे में आप बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, आपका एक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को आपके ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाता है भूकंपों का देश, निप्पन का देश या उगते हुए सूर्य का देश, तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों एक ही देखने को मिलता है और वो आपको देखने को मिलता है जापान। कि जापान को आपके भूकंपों का देश भी कहा जाता है, निप्पन का देश भी कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट उपनामों की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपके नेक्स्ट सुनिएगा, हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके हमसे पूछा जाता है नदियों का देश। एक आपको पढ़ने को मिलेगा नदियों का देश, नदियों का देश। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा नहरों का देश, नहरों का देश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं का देश, प्राकृतिक आपदाओं का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके हाथियों का देश, हाथियों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके प्रवाल, कोरल, या मित्रों आपके आता है मूंगे का देश। ये आपको कुछ उपनाम एशिया के संदर्भ में और पढ़ने को मिलेंगे। अगर इन उपनामों को लेकर हम बात करें तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो सुनेगा। सबसे पहला बनता है कि आपके नदियों का देश किसे कहा जाता है। तो मित्रों याद रखिएगा, नदियों का देश आपके कहा जाता है बांग्लादेश को। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। जबकि आपके नहरों के देश की बात करते हो तो आपके पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का देश कहिए या इसी को इंग्लिश में कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से हमारे एक निकटतम पड़ोसी, हमारा एक मित्र जिसका नाम है भूटान, भूटान को आपके लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या प्राकृतिक आपदाओं का देश कहा जाता है। जबकि बात करें स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो मित्रों स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है वह आपके कहा जाता है एक देश को, और उस देश का नाम है म्यांमार। तो आप याद रखिएगा एक शब्द आया है नया यहां पर, पैगोडा।
तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके ये जो पैगोडा है, ये पैगोडा का मतलब क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पैगोडा से तात्पर्य है एक धर्म होता है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के अंदर मिलने वाले जो स्तूप होते हैं उन्हें आपके क्या कहा जाता है, पैगोडा। तो आप कह सकते हो पैगोडा से तात्पर्य है किससे, बौद्ध स्तूप से, कि बौद्ध स्तूप को आपके पैगोडा कहा जाता है। और ऐसा सोने का पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा गया है, म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों कि हाथियों का देश अगर पूछा जाता है तो आपके हाथियों का जो देश आता है, उस हाथियों का देश आप याद रखिएगा, हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को। लाओस को कहा जाता है। जबकि मित्रों सफेद हाथियों के देश की बात आती है तो सफेद हाथियों का जो देश है वह आपके कहा जाता है किसको, थाईलैंड देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। प्रवाल, कोरल व मूंगे का देश हमारे एशिया के संदर्भ में आपके मालदीव देश को कहा जाता है, मालदीव देश को कहा जाता है। जबकि हम बात कर लेते हैं आपके कि हम बात करना चाहें कि कल को हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में प्रवाल द्वारा निर्मित अगर कोई द्वीप है तो उस द्वीप का नाम हमें पढ़ने को मिलेगा लक्षद्वीप के रूप में आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये हुए हमारे साहब उपनाम। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।